अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में। मतलब हम लोग जो टर्म्स आगे इस्तेमाल करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उन सारे टर्म्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ताकि उन सारे टर्म्स को आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते समय देखें तो आपको डर ना लगे, आपको लगे कि हाँ इन सब के बारे में तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इन सब टर्म के बारे में मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ताकि आप और भी अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सके, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं और ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। मतलब ऑलरेडी इस चैनल पर 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन 6 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को आप लोग सीख सकते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 7 है जिसमें हम लोग कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में, जैसे मान लो एक कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसमें जो पूंजी लगता है, जो पैसा लगता है, उसे हम लोग पूंजी बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, लेकिन फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम लोग उसे कैपिटल बोलते हैं। ये सारे चीज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए आप सारा टर्म्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओगे और फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टर्म है एसेट। An asset is generally any useful things or something that hold value. Most people have personal assets like cash, saving accounts, bonds, life insurance policies, jewelry, etc. ये तो हो गया हमारा एसेट का डेफिनेशन। अगर आप अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हो और इसे हमेशा याद रखना चाहते हो तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। मतलब अगर कोई चीज है, उसका कुछ वैल्यू है, उस जिससे हमें कुछ मतलब इनकम आता है, उसे हम लोग एसेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन ने एक ट्रैक्टर खरीदा। मतलब मान लो एक सीमेंट का दुकानदार है, उसने एक ट्रैक्टर खरीदा। अब उस ट्रैक्टर पर वो सीमेंट लाद कर उसे कस्टमर के पास भेजता है, उस कस्टमर से कुछ उसके बदले में चार्ज करता है, तो वो ट्रैक्टर उसके लिए एसेट है। मतलब उससे कुछ इनकम आता है। लेकिन अगर मान लो वो सीमेंट का दुकान में अगर वो एसी लगा दे, जिसमें एसी का कोई जरूरत ही नहीं था, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी मतलब वो फालतू में रखा रखा पड़ा रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो उसका सारा वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। जैसा कि हमारा अगला टर्म ही है लाइबिलिटी। है लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी अवेयर, यूजुअली अ सम ऑफ मनी। लाइबिलिटी आर सेटल्ड ओवर टाइम थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, गुड्स एंड सर्विस। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। लेकिन चलिए अब हम लोग इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लोन लिया, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी हो गया। मतलब उसके बदले में उसे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोगों ने अभी एसी वाला एग्जांपल देखा, अगर उसने एक एसी लगा दिया अपने सीमेंट के दुकान में जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो भी उसके लिए लाइबिलिटी ही है। मतलब उसमें लगता तो है, पैसा तो लगता है, लेकिन उधर से कुछ इनकम नहीं हो रहा, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी है। अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में समझे तो एसेट का मतलब ये होता है जिससे हमें कुछ इनकम आता है, और लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग पैसा तो लगाते हैं लेकिन उधर से कोई इनकम नहीं आता है, इसे हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग अगले टर्म पे चलते हैं। हमारा अगला टर्म है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री इज द अकाउंटिंग ऑफ आइटम्स, कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स दैट अ कंपनी आइदर यूज इन प्रोडक्शन और सेल्स। As a business leader, you practice inventory management in order to ensure that you have enough stock in your hand and to identify when there is a shortage. देखिए ये तो हो गया हमारा इन्वेंट्री का डेफिनेशन। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। लेकिन अब इसे हम लोग सिंपल शब्दों में समझते हैं। मतलब ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन सीधा सा मतलब होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है सामान। ठीक है, जैसे कि मान लो एक बिजनेसमैन है जिसका एक इलेक्ट्रिक का दुकान है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक के दुकान में क्या होगा? स्विच होगा, सॉकेट होगा, एमसीबी बॉक्स होगा, एमसीबी बॉक्स के और भी ज्यादा कंपोनेंट होंगे, किटकैट वगैरह होंगे। मतलब उसके पास कुछ सामान होगा, तो वो उसके लिए इन्वेंट्री है। मतलब कि जैसे कि एक बिजनेसमैन है, उसके दुकान में जितना भी सामान है, जितना भी माल है, वो सारा इन्वेंट्री होता है। तो उसके स्टॉक में जितना सामान है या फिर जितना उसके पास कमी है, वो सारा सारा चीज इन्वेंट्री में ही आता है। मतलब सीधा सा मतलब समझ लो, किसी चीज को बनाने के लिए या फिर कोई चीज बेचने के लिए जितना भी सामान उसके पास है, तो वो सारा चीज इन्वेंट्री में ही आता है। मतलब सीधा सा मतलब समझ लो कि उसके स्टॉक में जितना भी सामान है, वो सारा चीज इन्वेंट्री में ही आता है।
तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टर्म के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला टर्म है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का डेफिनेशन होता है एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इंश्योर टू जनरेट रेवेन्यू। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द कॉस्ट वन इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग समथिंग। एज द पॉपुलर सेइंग गोज, इट कॉस्ट मनी टू मेक मनी। देखिए ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस का डेफिनेशन, लेकिन अब इससे हम लोग और भी आसान शब्दों में समझते हैं, मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय क्या है, वो कंपनी के लिए वो सारे एम्प्लॉय उसके लिए एक एक्सपेंस है। मतलब कि वो उसके लिए काम करते हैं, उससे कुछ इनकम आता है, मतलब एक इनकम जनरेट करने का एक जरिया है। वो सारे एम्प्लॉयज उस कंपनी के एक्सपेंस में आएंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जिस चीज से हमें इनकम होती है वो सारे संपत्ति मतलब एसेट होते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय भी तो है, उससे भी तो हमें इनकम हो रही है, लेकिन वो हमारे लिए एसेट नहीं है, मतलब वो हमारी संपत्ति नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है हमारे लिए। और समझ में आया, जिससे हमें कुछ इनकम होती है लेकिन वो हमारा संपत्ति नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है। मतलब हम लोग उन्हें कुछ पैसे देते हैं, बदले में वो हमारे लिए काम करते हैं और हमें उस काम से कुछ रिवेन्यू जनरेट होता है, मतलब कुछ इनकम होता है, इसलिए वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो हमारे लिए एसेट नहीं है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टर्म को देखते हैं। हमारा अगला टर्म है फिक्स एसेट। अभी हम लोगों ने देखा कि एसेट होता है मतलब संपत्ति होता है, तो संपत्ति में भी कुछ फिक्स्ड एसेट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारे पास हमेशा रहते हैं, उसे हम लोग बेच नहीं सकते, उसे हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अ फिक्स्ड एसेट ऑल्सो नोन एज कैपिटल एसेट इज ए टेंजिबल पीस ऑफ प्रॉपर्टी, plant or equipment that you own or manage with expectations that it will continuously help in generate income. An asset is fixed when it is an item that your business won't consume, sell or convert to cash. जैसा कि आप लोगों को डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक एसेट, फिक्स्ड एसेट एक ऐसा चीज होता है, ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट होता है जिससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हमें कुछ इनकम जनरेट होगा, मतलब कुछ इनकम मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो एक ऐसा एसेट होता है जिसे हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते या फिर बेच नहीं सकते या फिर उसे पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस सारी चीजों को हम लोग फिक्स्ड एसेट करते हैं। जैसे कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फर्नीचर लगते हैं या फिर पंखा लगता है, लाइट लगता है, ये सारे क्या है, ये सारे फिक्स्ड एसेट है। मतलब इससे हम लोग कमा तो रहे हैं, मतलब कुछ इनकम जनरेट तो कर रहा है। जैसे ये लाइट जल रहा है, इससे हम लोग पढ़ पा रहे हैं अभी, तो इससे हमें क्या हो रहा है, कुछ फायदा तो हो रहा है ना। लेकिन क्या है, इसके बिना हम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं क्या? क्या एक बिजनेसमैन को अगर लाइट ना मिले तो क्या वो अंधेरे में अपना बिजनेस कर सकता है? उसके बिना वो बिजनेस नहीं ना कर सकता है, इसलिए वो संपत्ति है उसके लिए, फिक्स्ड एसेट है उसके लिए। तो इसे ही हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। मतलब फर्नीचर, लाइट, बल्ब, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, मतलब ये सारा चीज फिक्स्ड एसेट में ही आता है, ठीक है। अब हमारा अगला टर्म है मार्केट कैप। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक्स। Investor use this figure to determine a company's size instead of sales or total asset value. अब इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं। मतलब किसी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, कितना वैल्यूएशन है उस कंपनी का, उसे ही हम लोग मार्केट कैप बोलते हैं। उसका मार्केट में कितना उसका वैल्यू है, ये सब कुछ मार्केट कैप होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। ये सारे टर्म आपके लिए नए हो सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही इसे डिस्कस कर लिए ताकि आप लोग इससे कुछ फैमिलियर हो जाए, ताकि ये सारे वर्ड्स आपको नए ना लगे। तो जैसा कि आपको इन सारे डेफिनेशंस और समझाने से आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये सारे वर्ड्स कुछ होते हैं, आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो ही गया होगा। तो अब आपको आने वाले वीडियोस अब ज्यादा और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो इसे आप एक बार और देख लीजिए, इसे बार बार देखिए, ताकि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएं। अगर ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग कुछ फुल फॉर्म्स को देखते हैं जो हम लोग अभी फंडामेंटल एनालिसिस में यूज करने वाले हैं। तो वो सारे फुल फॉर्म्स कुछ ये हैं, जैसे ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर,
अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। पहले आप लोग कुछ फुल फॉर्म्स को जान लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, कुछ देख लीजिए, इससे आप फेमिलियर हो जाइए ताकि ये नया ना लगे आपको। अगला है पी रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बोला मैंने, इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसके बारे में सोचिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आगे जब मैं समझाऊं तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल पाए। अगला टर्म है पीवी, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। हमारा अगला टर्म है बीवी, मतलब बुक वैल्यू क्या होता है। उसके अगला टर्म है बीवीपीएस, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर। इन सब के बारे में आप सोचिए, खुद से सोचिए, कुछ रिसर्च कीजिए ताकि जब मैं आपको समझाऊं, फंडामेंटल एनालिसिस के समय समझाऊं, तो उस समय आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ पाए। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। उन सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख कर इन्वेस्टमेंट कर पाए या फिर ट्रेडिंग कर पाए, ताकि वो अपने लॉस होने वाले पैसे को बचा कर उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए। थैंक यू।